माँ शू ने एक आदमी को फोन पर बात करते हुए कार में घुसते देखा। वह तुरंत उसके पीछे भागा। दरवाजे पर खड़ा उसका साथी भी उसे देखकर कार से पीछा करने लगा। एक झटके में उसने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन गलती से उसने गलत आदमी को पकड़ा। फिर माँ शू उन पैसों को लेकर पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस ने अभी भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिंगरप्रिंट लेने का बहाना करके पैसों को जब्त कर लिया। दीवार पर इतने सारे लापता लोगों की तस्वीरें देकर और ढीले पुलिसकर्मियों को देकर उसने खुद जांच करने का फैसला किया। सड़क पर एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह काला सफेद सब काम करने वाले बॉस शुंग के पास जाए। कहा जाता है कि अगर पैसा दिया जाए तो दक्षिण कोरिया में वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे ढूंढ न सके। लेकिन माँ शू पूरी तरह खाली हाथ था। वह एक ऐसे गुंडे के पास गया जिस पर उसका कर्ज था, लेकिन उस आदमी ने शेखी मारी और कहा कि उसने अपने दम पर पैसे कमाए हैं, वह उन्हें क्यों लौटाए। फिर उसने अपने गुंडों से माँ शू को पकड़ने के लिए कहा। गुंडों को लगा कि वह अभी भी पुराना मछुआरा है। एक गुंडे ने आकर माँ शू के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। माँ शू को गुस्सा आया। उसने उस आदमी को पकड़ा और लोहे के बक्से में फेंक दिया। फिर दो और आदमी आए, लेकिन वे माँ शू का मुकाबला नहीं करवाए। माँ शू ने उन्हें 2 मुक्के और एक लात से नीचे गिरा दिया। उसने एक आदमी को हवा में उठाकर पटक दिया, जिससे छोटा कंप्यूटर भी टूट गया। माँ शू को एक मुक्का मारते हुए इतना मजबूत देकर गुंडे ने चुपचाप पैसा लौटा दिया। माँ शू ने पैसा लिया और बॉस शुंग के पास पहुंचा। बॉस शुंग वास्तव में बहुत तेज था। फुटेज के आधार पर उन्होंने एक कार की नंबर प्लेट ढूंढ निकाली। फिर उन्होंने जांच अधिकारी बनकर कार की नंबर प्लेट का स्रोत पता किया। जानकारी के अनुसार वे एक अंडरग्राउंड ट्रेडिंग बाजार पहुंचे। जिंगजे को लगा कि वे नंबर प्लेट खरीदने आए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे यहाँ लड़ाई करने आए थे। माँ शू ने जैसे ही हमला करना चाहा, बॉस शुंग ने उसे रोक दिया। उसने धीरे धीरे कागज मोड़ा। यह मुझे उस हत्यारे की याद दिलाता है जो सिर्फ एक कागज से किसी को भी मार सका था। माँ शू आखिरकार सब्र नहीं रख सका। वह शांत होकर आगे बढ़ा। बाएं हाथ से धक्का दिया, दाएं हाथ से खींचा। वह राक्षस जिसने कभी हाथों से लाशों को फाड़ दिया था वापस आ गया। बिना किसी तामझाम के एक मुक्का मारो और एक आदमी नीचे। यह दृश्य बेहद संतोषजनक था। एक गुंडा जैसे ही उठा, माँ शू ने घूमकर उसे टक्कर मारी और लड़ाई खत्म कर दी। अंत में माँ शू की धमकी के तहत जिंगजे ने सब कुछ सच बता दिया और उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। माँ शू ने कार्ड देखा और तुरंत याद आया कि पहले उसकी कार को टक्कर मारने वाले ड्राइवर ने उसे यह कार्ड दिया था। माँ शू ने कार्ड के अनुसार ड्राइवर को ढूंढा। उसने बिना किसी बात के सीधे उसके बाल पकड़े और यातना के लिए घसीट कर ले गया, लेकिन यह आदमी मुंह बंद करके कुछ नहीं बता रहा था। सांग ब्याओ को पता चला कि उसका गुंडा पकड़ा गया है। बॉस होने के नाते उसने माँ शू को वीडियो कॉल किया। उसने माँ शू को धमकाया कि वह छोटे आदमी को मार दे, नहीं तो वह चलेगा। माँ शू को बेबसी में रस्सी से गुंडे का गला घोंटना पड़ा। 2 मिनट बाद गुंडा जमीन पर गिर गया। अंत में सांग ब्याओ ने माँ शू को पैसे लेकर अपनी पत्नी के बदले बदलने की शर्त रखी। फोन रखने के बाद माँ शू ने एक थप्पड़ मारकर बेहोश हुए गुंडे को जगाया। दरअसल माँ शू ने गुंडे की नजर दी थी, जिससे वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। इस हरकत ने जासूस को फिर से हैरान कर दिया। जिंदा हुए आदमी ने सच बताया। उसने कहा कि कोरियाई ठंड के कारण कोरियाई महिलाएं बहुत लोकप्रिय हैं, इसलिए वे कोरियाई महिलाओं को अगवा करके ऑनलाइन बेचते हैं। सुंदर महिलाओं को वे सीधे ऑनलाइन बेच देते हैं। जो सुंदर नहीं होती हैं, उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाते हैं। बेशक कुछ ऐसी भी हैं जो कर्ज न चुका पाने के कारण खुद चलकर उनके पास आती हैं। सांग ब्याओ इंसानियत को अच्छी तरह जानता है। जब वह किसी शादीशुदा महिला को अगवा करता है तो वह उसके पति को एक राशि देता है। पुरुष पैसों के लिए अपनी पत्नियों को बेच देते हैं। माँ शू पहला व्यक्ति था जो पैसों के लिए नहीं आया। अपनी पत्नी को बचाने के लिए माँ शू ने कहा कि वह पहले पैसे वापस लेगा, लेकिन पैसे अब पुलिस के पास जब्त हैं। जासूस ने कहा कि वह यह काम संभाल लेगा। फिर वह और लाओ झांग जांच अधिकारी बनकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने शांत होकर पुलिसकर्मी को अपनी पहचान बताई। पुलिसकर्मी ने वास्तव में उन्हें पैसा दे दिया, लेकिन जब सफलता मिलने ही वाली थी, पुलिसकर्मी ने कहा कि वह अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा। बॉस ने कहा